चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स के बारे में आपको ये जो बातें जाननी है, देखिए ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी वहाँ होते हैं। जनरल फॉर्मूला जो एल्केन का होता है बेटा CnH2n+2 होता है, ये सब आप जानते हैं। एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, ठीक है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड है, और आप अगर कोई भी आप एल्केन को देखोगे तो सारे कार्बन का ऑक्टेट जो होता है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और सिग्मा बॉन्ड वैसे ही बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉर्मल सेट ऑफ कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते। अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एल्कीन और एल्काइन से बनाएंगे। तो एल्कीन और एल्काइन का हम करेंगे हाइड्रोजनेशन, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसका रिडक्शन करके हम बनाएंगे क्या, एल्केन्स। अब रिडक्शन करने के लिए हम रोजनमुंड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लिनलार्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बर्च रिडक्शन करेंगे, सब अभी हम डिटेल में करते हैं। एल्काइल हैलाइड से या तो हम वुड्स रिएक्शन से बनाएंगे, या फ्रैंकलैंड रिएक्शन से बनाएंगे, या रिडक्शन करेंगे एल्काइल हैलाइड का। बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, हम सब एक एक करके देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के दो तरीके होते हैं, आइदर बाई सोडा लाइम मेथड या कोल्ड बेस इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी आज हम देखेंगे। एल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इसके लिए हम क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन का यूज करेंगे। तो एक एक करके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, हम एल्कीन से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन, देखिए मैं लिखा फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का करेंगे हाइड्रो, देखो एल्कीन और एल्काइन पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा आपको एल्केन बनाने के लिए। तो देखो, जब हम एल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल, रेनानिकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम, तो बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, आपका एल्केन बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड बातें कुछ इंपॉर्टेंट सुन लो। यहाँ पे हम जो हाइड्रोजन भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा हाइड्रोजन लेते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन करने के लिए हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन कम्स विद मेटल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन को हम मेटल कैटलिस्ट के साथ लेते हैं। रीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस आर मोर रिएक्टिव। ऐसा समझो कि मान लो ये मेटल सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बहुत रिएक्टिव होंगे क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स को बनाएगा और पूरा ये सीट के साथ ही जाके नीचे से ऐड हो जाएगा, यानी सिन एडिशन होता है। हाइड्रोजन जब एल्कीन या एल्काइन पे ऐड करता है सिन एडिशन, क्योंकि पूरा देखो मेटल सरफेस के साथ जा रहा है, तो एक साइड से ही अटैक कर सकता है। तो मैं लिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस आर मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन ब्रेक्स बॉन्ड एंड हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल सरफेस। हाइड्रोजन मेक्स बॉन्ड विद कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्रैश कोर्स है फटाफट देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, मेटल कैटलिस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ सुन लेना कि हाइड्रोजनेशन जो होता है एल्कीन और एल्काइन पे, जो हाइड्रोजन अटैच होता है बेटा, वो सिन एडिशन होता है। सेम सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कि हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होता है। देखो मैंने लिख दिया सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब सेम साइड अटैक। जैसे देखो हमने सिस एल्कीन ले लिया, ये सिस एल्कीन है, दोनों CH3 ग्रुप सेम साइड, हमने हाइड्रोजनेशन किया तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करेंगे। देखिए सेम साइड से अटैक किया, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी कार्बन कायरल, ये भी कार्बन कायरल। तो आप यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों कायरल कार्बन बनाए, और अगर कोई भी कंपाउंड में दो कायरल कार्बन हो, कम से कम दो कायरल कार्बन हो, और उस कंपाउंड में किसी भी तरह की सिमेट्री हो, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर में थोड़ी बातें आपको जानना है, यहाँ क्रैश कोर्स करा रहा हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर तो बहुत डिटेल में उस पर डिस्कशन होगा फ्यूचर में कभी। तो यहाँ पे आप देखिए मीजो कंपाउंड्स क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के पास एक से अधिक कायरल कार्बन हो, कम से कम दो कायरल कार्बन तो होना चाहिए, और उसमें किसी भी तरह की अगर सिमेट्री आ गई तो मॉलिक्यूल मीजो कंपाउंड्स कहलाता है, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो जब हम सिस एल्कीन पे हाइड्रोजन का बेटा एडिशन कराए, देखो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लग गया, दो कायरल कार्बन, और देखो अगर यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन डालूं तो ये दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल टूट गया, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दो कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मीजो कंपाउंड। तो बिल्कुल याद रख लो, सिस एल्कीन पे जब हाइड्रोजन अटैक करता है, सिन एडिशन हमेशा होना है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, तो जब हाइड्रोजन सिस एल्कीन पे अटैक होता है तो मीजो कंपाउंड बनता है। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आइए, अब ट्रांस एल्कीन लिया, हाइड्रोजन को ऐड किया, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम में सिन एडिशन ही होगा, दोनों सेम साइड अटैक करेंगे। बट यहाँ देखिए, यहाँ POS है नहीं, तो यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव यानी रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा।
आइए अब आते हैं एल्काइन से कैसे बनाएंगे। सीधा सीधा एल्काइन पे भी हाइड्रोजनेशन करेंगे हम निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, पहले एल्कीन फिर एल्केन बन जाएगा। बट ये रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन का इतना फास्ट होता है कि एल्कीन पे आप रिएक्शन नॉर्मली रोक ही नहीं पाओगे। निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम अगर लेके चल रहे हो, डायरेक्ट आपको एल्केन ही बनेगा। एल्काइन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन एंड देन टू एल्केन, बट रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी फास्ट, सो वी गेट एल्केन डायरेक्टली। अगर आप एल्काइंस पे डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करोगे निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम, और आप सोचो आप एल्कीन पे रिएक्शन को रोक पाओगे, तो नहीं रोक पाओगे। इतना रिएक्टिव होता है एल्काइन, फटाक से आपको एल्केन दे देगा वो। अब अगर हम बात करें कि एल्कीन और एल्काइन में हाइड्रोजनेशन में कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो देखने से तो अभी यही पता चल गया कि एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। अब मैं प्रूव करता हूं ऐसा क्यों, कि अगर मैं एल्कीन के सामने हाइड्रोजन लेके आऊं और एल्काइन के सामने हाइड्रोजन लेके आऊं निकिल प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो कौन तेजी से हाइड्रोजनेशन देगा। तो ध्यान रखना कि एल्कीन और एल्काइन में जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे। ठीक है, यहां लिख दिया ना, रेट ऑफ रिएक्शन जिस पे डिपेंड करेगा सरफेस, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो लेस सरफेस एरिया मोर रेट ऑफ रिएक्शन, ये लाइन याद कर लीजिए, लेस सरफेस एरिया मोर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है ये जो एल्काइन है ये sp हाइब्रिड है, और ये जो एल्कीन है ये sp2 हाइब्रिड है। ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, लीनियर का सरफेस एरिया कम होगा। तो सरफेस एरिया कम होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइंस का ज्यादा होता है एल्कीन से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एल्काइन लिया, हमने हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम ले लिया, डायरेक्ट एल्केन पे आ जाएगा। यहां पे देखिए पहले 1 मोल H और H एल्कीन, फिर डायरेक्ट एल्केन बन जाएगा, 4 कार्बन का एल्केन बन गया। लेकिन अगर हम इसी एल्कीन पे हाइड्रोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 या इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम CaCO3, तो बेटा ये रिएक्शन एल्कीन्स पे आके रुकेगी, मतलब एल्केन तक नहीं पहुंचेगी। और यहां पे भी हाइड्रोजन का अटैक सिन ही होगा, सिन हाइड्रोजन का अटैक तो सिन एडिशन ही होगा, एल्कीन या एल्काइन पे सिन अटैक ही होगा। तो आप यहां पे देखिए आपको कि यहां पे जब हमने एल्काइन का रिडक्शन हाइड्रोजन और इससे कराया, पैलेडियम से डायरेक्ट एल्केन आ गया। लेकिन अगर हाइड्रोजनेशन किया, पैलेडियम के साथ BaSO4 ले लिया, इसको बोलते हैं रोजनमुंड कैटलिस्ट, और पैलेडियम के साथ CaCO3 इसको बोलते हैं लिंड-लार्स कैटलिस्ट। तो अगर हम हाइड्रोजनेशन रोजनमुंड कैटलिस्ट H2PD BaSO4, लिंड-लार्स कैटलिस्ट H2PD CaCO3 इसके साथ कराएंगे बेटा, तो एल्काइन जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, इसका हाइड्रोजन होकर एल्कीन में रिएक्शन रुक जाएगी। तो यहां मैंने देखो लिख भी दिया है, H2PD BaSO4 को रोजनमुंड कैटलिस्ट बोलते हैं, HTPD CaCO3 को लिंड-लार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ये एल्काइन को एल्कीन तक में ही हाइड्रोजनेट करते हैं। इन दिस सिन एडिशन टेक्स प्लेस, सो सिस एल्कीन विल बी फॉर्म। यानी जब एल्काइन का हम लिंड-लार कैटलिस्ट या रोजनमुंड से रिएक्शन करके एल्कीन बनाते हैं, तो ये एल्कीन यहां पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन, जिससे हमें जो एल्कीन मिलती है वो सिस एल्कीन मिलती है हमेशा। लेकिन मान लो आपका मन है कि मैं एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराऊं और वो ट्रांस एल्कीन बनाऊं, एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से ट्रांस एल्कीन बनाऊं, तो आपको बेटा रिड्यूसिंग आपको हाइड्रोजनेशन करना होगा सोडियम और लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। तो जिससे एल्कीन ही बनेगी, बट यहां ट्रांस एल्कीन बनेगी, यहां पे एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन का और ट्रांस एल्कीन बने। ध्यान रखना, बर्च रिडक्शन में एल्काइन से जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, लिथियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो यहां पे भी एल्कीन ही बनेगा, एल्केन में हाइड्रोजनेट नहीं होगा, बट यहां ट्रांस एल्कीन बनेगी, बिल्कुल याद रखना। जैसे मान लो मेरे पास बेंजीन है बेटा, इसका मैंने हाइड्रोजनेशन किया निकिल प्लैटिनम या पैलेडियम, तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बट अगर आप सोचते हो कि मैं एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करूं या मैं साइक्लोएल्कीन बनाऊं, तो आपको बर्च रिडक्शन कराना पड़ेगा, सोडियम और लिक्विड अमोनिया। तो आप देखिए एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, बाकी साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब चलिए एक तरह का और क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, आपको देखो इस कंपाउंड में आपको 2-2 डबल बॉन्ड दे दिए हैं और एक ही मोल हाइड्रोजन दिए हैं कि आपके पास एक ही मोल हाइड्रोजन है। तो बेटा 1 मोल हाइड्रोजन से कोई एक ही मोल डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, हाइड्रोजनेट होगा। अब ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। अब आपके सामने कंफ्यूजन होगा कि इस डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करूं इस कार्बन पे, या इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड करूं। तो बेटा जो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगी वहीं पे आपका जो डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा, या जो डबल बॉन्ड अनस्टेबल होगा वहीं पर रिएक्शन होगा। तो आप देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखो तो ये अल्फा कार्बन, टोटल यहां 3 यहां 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस एल्कीन में देखिए बस ये वाला अल्फा कार्बन गिना जाएगा, तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है। हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हायर द स्टेबल एल्कीन। तो ये वाला डबल बॉन्ड के देखो इधर भी अल्फा, ये डबल बॉन्ड को देखो इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, तो 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है।
और इस एल्कीन में देखो इधर तो कुछ जुड़ा नहीं है, तो ये वाला कार्बन अल्फा माना जाएगा, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन। जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर हाईली स्टेबल। तो जहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है वो वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो रिएक्शन कहां कराएंगे, यहां पे। अब देखिए हमने इस डबल बॉन्ड को सेफ रखा, यहां पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब आता है एल्काइल हैलाइड से एल्केन कैसे बनाएंगे। पहला है बेटा वुड्स रिएक्शन, सब आप जानते होंगे कि जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बेटा सोडियम मेटल से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां 2 यूनिट्स हम एल्काइल हैलाइड के यूज करते हैं और 2 यूनिट्स सोडियम मेटल के यूज करते हैं। हाँ, जब एग्जाम आएगा आपको, जब एंट्रेंस में क्वेश्चन आएंगे तो आपको 2 यूनिट नहीं लिख के देगा, वो डायरेक्ट बस ऐसा लिख के देगा CH3Cl सोडियम एंड ड्राई ईथर प्रोडक्ट बनाइए, तो आप रिएक्शन पहचानिएगा वुड्स रिएक्शन है। तो यहां पे हमने एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल और ड्राई ईथर से कराया, तो यहां से देखिए NaX निकल गया और हायर एल्केन मिलता है। तुम जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले रहे हो उसके डबल कार्बन का एल्केन। अगर 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले तो 2 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे तो 4 कार्बन का एल्केन, 4 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे तो 8 कार्बन का एल्केन। जस्ट डबलिंग हो जाती है, डबल कार्बन का एल्केन। जैसे देखिए हमने CH3Cl का वुड्स रिएक्शन कराया, तो CH3Cl 2Na CH3Cl 2NaCl निकल गया CH3CH3। 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया, 2 कार्बन का एल्केन। देखिए तुमने 2 कार्बन का एल्काइल लिया C2H5, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड। अब इसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम और ड्राई ईथर के साथ, 2NaBr बाहर, C2H5 C4H10, 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड से 4 कार्बन का एल्केन मिला। तो आप एक बात देखिए, आपने 1 कार्बन का एल्काइल लिया तो 2 कार्बन, 2 कार्बन लिया 4 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन का लोगे तो 6 कार्बन, यानी इवन नंबर कार्बन एल्केन बनते हैं। पहली बात तो हायर एल्केन बनेगा, जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेगा उससे डबल कार्बन का एल्केन बनेगा। उसके बाद इवन नंबर कार्बन एल्केन ही बन सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि हम ये करा दें, भाई इसका मतलब क्या है, आपको इवन नंबर कार्बन के एल्केन मिलेंगे। आप सोचो कि मैं 3 कार्बन का एल्केन वुड्स रिएक्शन से बनाऊं, मैं 5 कार्बन का एल्केन वुड्स रिएक्शन से बनाऊं, मैं 7 कार्बन का एल्केन वुड्स रिएक्शन से बनाऊं, तो आप नहीं बना पाओगे। रीजन क्या होगा, जैसे मान लो आपने CH3Cl लिया, इसका रिएक्शन तुमने सोडियम और ड्राई ईथर से करा दिया और साथ में इधर ले लिया आपने CH2CH3 इथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड, ड्राई ईथर ले लिया आपने, तो यहां बेटा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको CH3CH3 इथेन मिलेगा, प्लस आपको C2H5 यानी C4H10, इसका डबलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये C4H 4 कार्बन का एल्केन, इसकी डबलिंग होगी 2 कार्बन का एल्केन, और एक चांस होगा कि जो आप चाहते हो वो मिल जाए, CH3CH2 और CH3 ये। तो आपको देखिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और इनको फिर सेपरेट करना आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए वुड्स रिएक्शन से ऑड नंबर कार्बन के एल्केन्स को हम नहीं बना सकते, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। मैकेनिज्म देखेंगे तो ये बात और क्लियर होगी। मैकेनिज्म क्या है, देखिए वुड्स रिएक्शन में 2 तरह की मैकेनिज्म दी जाती है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एक एनायनिक मैकेनिज्म है। बट आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझना है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सोडियम मेटल है बेटा, ये Na+ और इलेक्ट्रॉन दिया, भाई मेटल है इलेक्ट्रॉन देगा। अब CH3Cl पता है ये बॉन्ड पोलर है, तो Cl- ये कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, अपने भी इलेक्ट्रॉन Cl- और CH3+। अब आपको पता है CH3+ एक कार्बोकैटायन है, और आपको पता है अगर मैं आपको दिखाऊं तो CH3+ को अगर मैं आपको बनाऊं तो आप खुद देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस CH3+ को जब ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इस कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल बन गया, तो ये आपका CH3 फ्री रेडिकल बन गया। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल में, तो फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, अब दिमाग लगाओ, आपके पास क्या है, 2 सोडियम क्यों लिया है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस CH3 को फ्री रेडिकल में बनाएगा, दूसरा जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इस CH3 को फ्री रेडिकल बनाएगा, और सारे फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर देखिए एल्केन बना दिए। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। डिपेंड करता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछा कि इसमें आप इसका रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर से करा दिए, प्रोडक्ट बताइए, तो खत्म बात। आपको पता है कि एक यहां स्क्रीन हटाओ, एक फ्री रेडिकल बनेगा, अगला सेम फ्री रेडिकल ऐसा आएगा, और इन दोनों में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और आपको ये एल्केन मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ध्यान एक बात और दीजिएगा कि वुड्स रिएक्शन से आप कभी भी मीथेन नहीं बना सकते बेटा। रीजन आपको पता है कि आप 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेके चलते हो, 2 कार्बन का एल्केन मिलता है। तो मीथेन तो खुद ही, मीथेन तो आप देखो मीथेन में कितने कार्बन है, मीथेन में खुद ही 1 कार्बन है। अब 1 कार्बन के लिए तुमको आधा कार्बन का एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा वुड्स में, और आधा कार्बन का कोई एल्काइल हैलाइड होता नहीं, इसलिए मीथेन
आप नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से, पहली इंपॉर्टेंट बात। हाँ, मीथेन में आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लीजिए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लीजिए, एल्केन बनेगा। बट आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल वुड्स रिएक्शन में आप मत करिएगा, बिकॉज टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या बेटा एल्कीन बन जाती है जब टर्सरी, और क्योंकि हाई टेम्परेचर रखोगे तो एलिमिनेशन फेवर हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। तो वुड्स रिएक्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं लिया जाता, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं भाई यहाँ ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो उसका भी रीजन सुन लो। आपको पता है जो NaOH होता है बेटा, NaOH होता है बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो अगर सोचो अगर ड्राई ईथर नहीं लूंगा, अगर मैं मॉइस्ट ईथर ले लिया, अगर मैं मॉइस्ट ईथर ले लिया तो मॉइस्ट ईथर में क्या होगा बेटा, मॉइस्ट ईथर में वाटर होंगे, तो ये जो NaOH है बहुत हाइग्रोस्कोपिक होता है, तुरंत इस वाटर के साथ क्या कर लेगा, सोडियम मेटल, जो सोडियम है बहुत, आपको पता है ना सोडियम बहुत ही वायलेंटली वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम मेटल हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ब्लास्ट होता है बिल्कुल। तो सोडियम मेटल अगर लिया है और आपने मॉइस्ट ईथर लिया है तो मॉइस्ट ईथर में पानी से ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaOH, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। पहला रीजन तो ये, ठीक है, सोडियम मेटल आपका NaOH में बन के बैठ जाएगा, तो ये दिक्कत है। दूसरा कि आपने लिया है एल्काइल हैलाइड RX और आपने लिया है ड्राई ईथर, अगर आपने मॉइस्ट ईथर यहां लेता तो ईथर में क्या होता, वाटर, और वाटर की प्रेजेंस में इसका क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वाटर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल दे सकता है, तो ये एल्केन बनने के बजाय ये एल्कोहल बना देता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, इसलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि सोडियम जो है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है बेटा वाटर के साथ और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, NaOH प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए हम ड्राई ईथर लेते हैं, क्योंकि मॉइस्ट ईथर में पानी मिलेगा, पानी सोडियम उस पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH बना देगा। दूसरा, एल्काइल हैलाइड तुम वुड्स रिएक्शन में ले रहे हो, और अगर तुमने मॉइस्ट ईथर लिया होता तो वहां पे वाटर होता, और एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ बहुत ही तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके एल्केन बनाने के बजाय अल्कोहल बना देता। ठीक है, तो इतनी बातें आप लेके रखोगे। जैसे आप देखो एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड द प्रोडक्ट, आपके C2H5Br है, सोडियम और ड्राई ईथर, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप इधर देखिए क्या बन जाएंगे बेटा, 2 कार्बन का 4 कार्बन का हो जाएगा C4H10 और NaBr। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बहुत यहां पे है बेटा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, उसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी होती है, तो ध्यान रखना। जैसे मान लो आपको पता है इस कंपाउंड में आपने देखा कि ये C4H10 बनेगा, ठीक है, आपने प्रोडक्ट को अवॉइड किया, अब वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन से, इस वुड्स रिएक्शन से कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आपको लगेगा यार 2 कार्बन का एल्केन, तो आप 2 कार्बन का एल्काइल है तो आपने 4 कार्बन का एल्केन टिक मार के चले आए, जबकि वहां पे ये दोनों भी ऑप्शन दिए गए थे, आपने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो ये आप बिल्कुल नहीं करोगे। आपको पता जो फ्री रेडिकल होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। आपके पास क्या है, C2H5 फ्री रेडिकल यहां से बनेगा, तो आप बताओ, ये देखिए C2H5 फ्री रेडिकल, C2H5 फ्री रेडिकल बन गया। तो यहां पे डिस्प्रपोर्शनेट में क्या होता है बेटा, ये फ्री रेडिकल, एक कोई भी फ्री रेडिकल अपने एक हाइड्रोजन को दूसरे फ्री रेडिकल को दे देता है, रिडक्शन, इसने हाइड्रोजन दिया, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा तो इसका हो गया रिडक्शन, इसने हाइड्रोजन लूज किया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। देखिए जब इसने हाइड्रोजन लिया तो C2H6 बन गया, इसने हाइड्रोजन दिया तो C2H4 एल्कीन बन गई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। तो इसके साथ साथ ये और ये भी प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, विच प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, इस रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो आप देखो यही ऊपर वाली रिएक्शन हुई, तो C2H5Br है तो इसकी डबलिंग कर दो C4H10, एक C4H10 तो बनना ही बनना है, यानी ये तो बनेगा C4H10, साथ में क्या बनेगा, डिस्प्रपोर्शनेट होके इथीन बनेगा और इथेन बनेगा, तो ये है देखो इथेन, ये है इथीन, प्रोपेन ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, ये नहीं बनेगा। ध्यान रखना कि ये डिस्प्रपोर्शनेट भी होता है बेटा फ्री रेडिकल, तो जब पूछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो जो आप फ्री रेडिकल बनाते हैं ना, इसको यहां से तोड़ के आप फ्री रेडिकल बनाते हैं, इस फ्री रेडिकल को एक बार डिस्प्रपोर्शनेट करके एक हाइड्रोजन इसको दे देना, तो देखो C2H6 एक हाइड्रोजन देते हैं C2H4, तो ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। आइए अब आता है बेटा फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद आता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बिल्कुल वुड्स की तरह है, यहां पे भी हम 2 यूनिट्स अल्काइल हैलाइड के लेते हैं, बट सोडियम की जगह हम जिंक मेटल यूज करते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर हम सोडियम की जगह अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक मेटल से कराते हैं, उसको फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं। ड्राई ईथर ही लेते हैं, यहां से ZnCl2 बाहर हो जाएगा बेटा, और CH3 देखिए आपका एल्केन बन गया, यहां पे भी हायर एल्केन ही बनता है। ठीक है, फ्रैंकलैंड इज एग्जैक्टली सेम एज वुड्स, इन प्लेस ऑफ सोडियम वी हैव यूज जिंक, बट देखिए वहां जब वुड्स रिएक्शन में सोडियम यूज किया था 2 मोल यूज किया था, यहां आप 1 ही मोल यूज करोगे, क्योंकि आप पता है 1 मोल जिंक जो होगा, 1 मोल ही जिंक क्या होगा, जिंक +2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको फ्री रेडिकल में चेंज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको फ्री रेडिकल में चेंज करेगा। इस वाले CH3 को एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले CH3 को एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बना देगा। जबकि वहां सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देता था, तो इसलिए वहां 2 मोल सोडियम यूज करते थे। अब देखिए रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन से कैसे बनाता है एल्केन। तो रिडक्शन करने के लिए बेटा या तो हम रिडक्शन जिंक प्लस डाइल्यूट HCl या जिंक प्लस एसिटिक एसिड या जिंक प्लस जिंक कॉपर कपल विद एथेनॉल ये यूज करते हैं, डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करता है ये। या तो रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। तो पहले इन तीनों का फंक्शन समझ लेते हैं, तो बहुत आसान है। अगर आपके एल्काइल हैलाइड के सामने जिंक प्लस डाइल्यूट HCl लिखा है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड लिखा है, जिंक कॉपर कपल प्लस एथेनॉल, तो कुछ मत करना, जितने कार्बन का आपको एल्काइल हैलाइड दिख रहा है उतने कार्बन का एल्केन बना देना। देखिए एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड, एक कार्बन का एल्केन। अगर यहां 2 कार्बन का मान लो सपोज करो ऐसा दिखता CH3 CH2Cl और लिख देता जिंक प्लस HCl, तो 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड तो 2 कार्बन का एल्केन बना देते हैं आप CH3। तो यहां पे भी देखिए हायर एल्केन ही बन रहा है, जितने कार्बन का एल्काइल उससे डबल कार्बन का एल्केन यहां पे भी आपका, सॉरी यहां पे हायर एल्केन नहीं बनेगा। यहां पे क्या हो रहा है आपका, जब रिडक्शन करो फ्रैंकलैंड में ही हायर एल्केन बनता है। देखिए एक कार्बन का एल्काइल है तो 2 कार्बन का एल्केन बना, जबकि रिडक्शन में जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड उतने ही कार्बन का एल्केन फॉर्म हो रहा है। ये शॉर्टकट है। मैकेनिज्म देखना चाहते हो बिल्कुल वही सेम मैकेनिज्म है यहां पे कि जिंक क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, अब जब ये बॉन्ड टूटेगा CH3 प्लस और Cl माइनस में, तो इस CH3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पहले ये न्यूट्रल बन जाएगा, फिर प्लस माइनस न्यूट्रल, फिर इस CH3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो CH3 माइनस कार्बन आयन बन जाएगा, फिर ये CH3 माइनस को HCl का H प्लस मिलकर CH4 बन जाएगा। बिल्कुल आसान सी मैकेनिज्म है, नहीं भी जानोगे काम चलेगा। आप शॉर्टकट याद रखो कि अगर एल्काइल हैलाइड के सामने ये 3 रिएजेंट दिख रहे हैं तो जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है उतने कार्बन का आप एल्केन बना देना। अब इन 3 के बारे में बात करें, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये भी बेटा जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है उतने ही कार्बन का एल्केन बनाता है। जैसे एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड तो एक कार्बन का एल्केन, और यही मैं ऐसे ले लेता CH3CH2Cl और लिख देता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बस ये CH3CH3 2 कार्बन का एल्केन बना देता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको याद रखिएगा, जो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड होता है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबको एल्केन में रिड्यूस कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में और 3 डिग्री को एल्कीन में डालता है। तो आप एल्केन पढ़ रहे हो तो आप इतना ही पढ़िए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता है, 3 डिग्री को एल्केन में रिड्यूस नहीं करता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करता है। अगर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे अपलोड्स में जाइए, वहां मैंने ऑर्गेनिक रिएजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहां से जाके आप इस बात को देख सकते हो। सोडियम बोरोहाइड्राइड बेटा जो रिडक्शन करता है एल्काइल हैलाइड का वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू करता है, और SN1 में आपको पता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस करता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस नहीं करता। कौन? NaBH4। ध्यान रखना, जो बातें बता रहा हूं बिल्कुल इंटरेस्टिंग और कट टू कट बातें बता रहा हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में। अब रीजन क्या है? क्योंकि जब एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है तो SN2 मैकेनिज्म होती है, और SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, उनको एल्केन में रिड्यूस कर देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जब एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करता है बेटा तो SN1 मैकेनिज्म से करता है, और SN1 में कार्बोकेटायन बनता है और टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, इसलिए 2 डिग्री और 3 डिग्री को एल्केन में कन्वर्ट करता है NaBH4। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं सपोज करो यहां एग्जांपल लेते हूं CH3 या इसको CH2Cl CHCl CH3 मान लो मैंने एक लिया, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसका रिडक्शन कराऊं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों का एल्केन में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH3। यहां पे भी एक H लगा दिया, यहां पे भी एक। अब अगर मैं NaBH4 की बात करूं तो ये 1 डिग्री को टच भी नहीं करेगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, ये 1 डिग्री नहीं टच करेगा, केवल 2 डिग्री को रिड्यूस करेगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl ऐसे ही रहेगा, ये CH2 और ये CH3। इस बात का ध्यान देंगे। ये देखिए, ये 1 डिग्री एल्काइल, ये 2 डिग्री। लिथियम हाइड्राइड कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN2। तो ये क्या करेगा बेटा, आपका
1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को क्या कर लिया इसने, रिड्यूस कर दिया। सोडियम बोरोहाइड्रेट SN1 1 डिग्री को टच भी नहीं करेगा, 2 डिग्री को बस रिड्यूस किया। 3 डिग्री होता 3 डिग्री को रिड्यूस कर देता। आइए अब आते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे एल्केन? तो दो मेथड होता है बेटा, बाई कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, बाई सोडा लाइम प्रोसेस। देखिए चाहे वो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस हो चाहे सोडा लाइम प्रोसेस हो, दोनों के दोनों बेटा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जहां से CO2 गैस रिलीज होती है। देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख दिया है। बोथ मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन आइदर बाई कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस आइदर सोडा लाइम प्रोसेस, बोथ आर डीकार्बोक्सिलेशन जहां CO2 गैस रिलीज होती है। बोथ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम, दोनों डीकार्बोक्सिलेशन एक्वस मीडियम में कैरिड आउट होती हैं। इन बोथ रिएक्शन CO2 इज रिलीज बाई, अगर डीकार्बोक्सिलेशन CO2 ही रिलीज होगा। इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। सोडा लाइम प्रोसेस में कार्ब एनायन इंटरमीडिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस फ्री रेडिकल बनता है वहां पे, यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। सोडा लाइम प्रोसेस कार्ब एनायन बनता है इंटरमीडिएट। इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन सोडा लाइम प्रोसेस में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो देखिए हमने एसिटिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस की, तो क्या बन गया, इथेन। शॉर्टकट अगर बताऊं तो बस यहां से CO2 गायब कर दो, ठीक है, और ये एक कार्बन का, अगर एक कार्बन दिख रहा है एसिड में तो इसके डबल कार्बन का एल्केन बना दो, खत्म बात। अब मैकेनिज्म अगर आप देखो तो CH3COO सबसे पहले ये ब्रेक हुआ, CH3 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, CH3COO फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा बेटा, स्टेबलाइज होना चाहेगा, ये स्टेबलाइज होना चाहेगा। अब देखो कुछ ऐसा होता है कि जो CH3COO माइनस और Na+ ये होता है भाई, ऐसे टूटेगा। और आपको पता है एनायंस एनोड पे पहुंचते हैं, एनोड पे पहुंचेंगे और एनोड पे क्या करेंगे, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को एनोड पे डोनेट करके क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल। एनोड पे पहुंच के देखो ये एनायंस, ये कैटायंस, कैटायंस कैथोड पे, एनायंस एनोड पे, तो एनायंस एनोड पहुंचा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है एनोड पे क्या होगा बेटा, ये जाके वहां पे अपने नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को दे देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये आपका, यहां पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया वहां पे। तो अब ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, इधर का बॉन्ड क्लीव करेगा, तो ये देखिए CO2 बना के ये निकल गया, बाकी बचा क्या, CH3 फ्री रेडिकल। अब ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में क्या करेगा, दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ क्या करेगा, कंबाइन करके क्या बना लेगा, CH3 और कैथोड पे क्या होगा, एक्वस मीडियम लिए हो तो कैथोड पे क्या, जो H+ है 2H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया गया उसको गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो कैथोड पे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे आपका एल्केन मिलता है। ये बात बिल्कुल याद रखें, एनोड पे एल्केन, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। और नहीं है तो आप शॉर्टकट जरूर याद रखें, क्या करना, कोई भी आपको देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो अभी ये दिया, आप शॉर्टकट बताऊंगा, ये दे दिया आपको, बोला कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इसको भूल जाओ, इस पूरे यूनिट को ही भूल जाओ, बस इसकी डबलिंग कर दो। C2H5 है, 4 कार्बन का एल्केन, C4H10 खत्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया कि CH3 कुछ ऐसा मान लीजिए, COONA, हाँ, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बोला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप पता है ये बॉन्ड यहां से क्लीव होगा, एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, फिर ऐसा ही फ्री रेडिकल ये आएगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपका एल्केन ये बन जाएगा। तो शॉर्टकट ये पकड़िए आप कि जो भी है इसका डबल कार्बन का एल्केन बना दिया, कार्बन लेंथ बढ़ गई। अगला देखिए आप सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड में क्या होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं और एल्केन बनता है और यहां कार्बन का नंबर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए हमने एसिटिक एसिड लिया, इसका NaOH कराया, क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का रिएक्शन हमने क्या किया, NaOH और CaO से, तो यहां देखिए Na2CO3 बाहर हो गया, Na और 1 2 3 Na2CO3 और बन गया CH4। क्या बन गया, CH4। तो ध्यान रखना, हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस CH4 नहीं बना सकते, क्योंकि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में मिनिमम तुम 1 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड लेते हो तो वहां से 2 कार्बन का एल्केन बनता है। बट आप डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम मेथड से आप मीथेन बना सकते हो, जबकि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से आप मीथेन नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिख दिया मैंने, CH4 कैन नॉट बी फाउंड बाय सोडा लाइम मेथड बट कैन बी फाउंड बाय सोडा लाइम मेथड बट कैन नॉट बी फाउंड बाय कोल बेस मेथड। मैकेनिज्म देखो बिल्कुल आसान इसकी,
हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, NaOH के साथ रिएक्शन कराया। सबसे देखो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम में पोटेशियम सॉल्ट दिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, NaOH से रिएक्शन कराया, ये बेसिक मीडियम है। तो क्या होगा, RCO माइनस और Na प्लस में ये ब्रेक हो जाएगा पहले। अब ये जो RCO माइनस है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर ये निगेटिव यहां उतरे, अगर ये निगेटिव यहां उतरे तो ये बॉन्ड इधर टूटे, तो क्या हो रहा है, ये एक तरह से देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन रहा है, कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए यहां से R माइनस बाहर होता है, यहां से क्या होता है, R माइनस बाहर होता है और CO2 निकल जाती है। इंटरमीडिएट इसका कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन इज द इंटरमीडिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो R माइनस है, सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में है, तो उस एक्वस मीडियम से H प्लस लेके RH एल्केन बना देता है। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो सोचते हैं कि देखो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये NaOH आ गया, ये निकल गया, NaOH का H इस CH3 को दे दो तो CH4 बन जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। ये जो CH4 में एक्स्ट्रा, ये जो CH3 में जो एक्स्ट्रा H आया है वो NaOH का H नहीं है, वो एक्वस मीडियम का H है। ध्यान रखना, जो पानी है उस मीडियम में उसका H है। अब बात आते हैं, मैं ये सारी बातें लिख दिया हूं, देखिए H प्लस इज नॉट टेकन फ्रॉम NaOH, इट इज टेकन फ्रॉम सॉल्वेंट। फंक्शन ऑफ NaOH, अब NaOH का फंक्शन क्या है, आपको लग रहा है NaOH क्यों डाल रहे हो, तो बेटा आपको पता है कि NaOH जो है यहां पे बेसिक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये बेसिक मीडिया प्रोवाइड ना करता तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती और ये जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, बेसिक मीडियम में जो ये आपका जो सॉल्ट बना हुआ है ना, ये बेटा बेसिक मीडियम होगा। भाई आपको पता है कि आपके पास क्या है, Na प्लस O माइनस। अगर सोचो कि अगर बेसिक मीडिया ना रखता तो क्या होगा, पानी के H प्लस के साथ ये तुरंत रिएक्शन करके क्या करता, RCOOH एसिड, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती। इसीलिए NaOH रखते हैं कि NaOH बेसिक मीडिया मेंटेन रखता है, जिससे क्या होता है, इसको H प्लस नहीं मिलता, जिससे ये रिएक्शन, ये जो सोडियम सॉल्ट बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बैकवर्ड नहीं जा पाता, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाती। अगर NaOH ना रखे तो ये तुरंत खुद ही अपने आप हाइड्रोलाइज होकर एसिटिक एसिड बना देगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए NaOH यूज करते हैं। दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज करते हैं बेटा, लाइम क्यों यूज करते हैं, तो लाइम देखो NaOH बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करे इसलिए लाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बढ़िया से NaOH काम करे। रीजन क्या है, NaOH क्या होता है बेटा, पहली बात तो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो लाइम क्या करता है, सारे मॉइस्चर खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है, तो NaOH के लिए नहीं रखता। दूसरा, NaOH बेटा ग्लास ईटर होता है, इसलिए क्या होता है कि जब हम जिस बीकर में रिएक्शन कराते हैं उस बीकर में जो क्विक लाइम होता है बेटा, वो उस बीकर के चारों तरफ क्या करता है, इस ग्लास के चारों तरफ एक ऑक्साइड की पैसिव लेयर बना देता है, जिससे जो ग्लास को ये खा नहीं पाता, NaOH ग्लास हीटर की तरह वर्क नहीं कर पाता। तो आपको सिंपल सा शॉर्टकट बताऊं इस रिएक्शन का। पहली बात, कार्बन की लेंथ देखो, तुमने दो कार्बन का क्या लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन का एल्केन मिला, यानी लोअर एल्केन्स मिलते हैं। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH और CO से कराते हैं, क्या मिलता है आपको, एल्केन्स मिलते हैं, लोअर एल्केन्स मिलते हैं। H प्लस जो आता है, जो इस एल्काइल ग्रुप में इस R में जो H आएगा वो NaOH का H नहीं होता, वो एक्वस मीडियम का H होता है। NaOH का फंक्शन मैंने आपको सिखा दिया कि क्या होता है, कि बेसिक मीडियम को मेंटेन करने से क्या होता है, जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता। अगर बेसिक मीडियम ना होता तो पानी से H प्लस लेकर तुरंत खुद ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती। कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए लेते हैं क्विक लैम्प की NaOH बेस्ट एक्ट करे, ग्लास ईटर की तरह काम करता है, इसलिए जो CaO होता है बीकर के चारों तरफ एक पैसिव ऑक्साइड की लेयर बना देता है, जिससे ये NaOH उस ग्लास से रिएक्शन नहीं कर पाता। तो बिल्कुल आसान है। तो कोई भी क्वेश्चन दे आप फटाक से आप कर लेना, कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक आध एग्जाम्पल मैं आपके सामने खुद कर देता हूं। जैसे मान लो आपको ऐसे दिया C2H5 COONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और यहां लिख दिया आपके सामने NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सोडा लाइम मेथड। कुछ नहीं करना है, सब एक्वस मीडियम में ही होता ही है। तो आपको पता है C2H5 कार्बन आयन बनेगा, C2H5 माइनस, और उस एक्वस मीडियम H प्लस लेके बस C2H6 बन जाएगा। बस इसी में एक H ऐड कर दो बस। लेकिन अगर गलती से उसने बोल दिया कि NaOH एक्वस नहीं है, NaOH अगर D2O के मीडियम में है, NaOH D2O में घुला है, तो C2H5D लग जाएगा बस, और कुछ अंतर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आता है बेटा क्या, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन इन सोडा लाइम। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बेटा डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन आयन है। तो जितना स्टेबल कार्बन आयन होगा रेट उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, विच विल गिव सोडा लाइम मोर फास्टर,
तो आप देखिए ये देना, तो आप फटाफट क्या करिए, यहां से इसको निकालिए, यहां कार्बन आयन बनाइए, यहां से इसको निकालिए, यहां कार्बन आयन बनाइए। तो आप देखिए हमने यहां कार्बन आयन बना दिया यहां। अब आपको पता है CH3 जो है बेटा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो नेगेटिव को बढ़ा देगा। यहां 2 CH3 है और यहां 3 CH3 ग्रुप प्लस आई दिखाएंगे तो नेगेटिव को ज्यादा बढ़ा देंगे। चार्ज का बढ़ना अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, तो यानी ये कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, तो ये फास्ट डिकार्बोक्सिलेशन देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच विल गिव मोर फास्टर सोडा लाइम टेस्ट। तो आप देखिए CH2COONA, CH2COONA, CH2CONA। अब यहां पे NO2 ग्रुप लगा, यहां OH, यहां कोई ग्रुप नहीं। तो पहले देखो हम यहां से हटाए बेटा और सब जगह पहले कार्बन आयन बना लिया। जो कार्बन आयन स्टेबल होगा वही फास्ट सोडा लाइम देगा। तो अब देखिए यहां पे नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, यहां का भी नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है, यहां का भी नेगेटिव रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। बट NO2 ग्रुप बेटा -M इफेक्ट शो कर रहा है, यानी एक तो ये CH2 ग्रुप रेजोनेंस से कम हो रहा, प्लस -M इफेक्ट से भी ये नेगेटिव को खींच रहा है। और यहां OH ग्रुप प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रेजोनेंस तो बेंजीन रिंग में हो रहा है जिससे नेगेटिव कम हो रहा है, प्लस OH ग्रुप का प्लस M पॉजिटिव मीजोमेरिक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग में, जिससे यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो सबसे स्टेबल कौन होगा, सबसे फास्ट सोडा लाइम टेस्ट बी देगा, यहां कार्बन ज्यादा स्टेबल, फिर ए, फिर सी। ऐसे यहां देख लो सिंपल सा क्वेश्चन, यहां हमने देखिए कार्बन आयन बना दिया, यहां से निकाला नेगेटिव, यहां से निकाल दो नेगेटिव, यहां से निकाल दो नेगेटिव। ये नेगेटिव में कोई इफेक्ट नहीं, ये साइक्लोहेक्साइल का जो है प्लस आई काम कर रहा है। यहां पे देखिए नेगेटिव रेजोनेंस, ये नेगेटिव ज्यादा कॉन्जुगेशन कर रहा है, सबसे स्टेबल कार्बन आयन ये हो गया, तो CBA। अब आता है अपना क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन इसमें क्या एल्डिहाइड और कीटोन्स में सिंपल सा कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन आप ले लीजिए, उसका रिएक्शन आप जिंक अमलगम और HCl से करा दीजिए, खत्म बात। तो जो भी एल्डिहाइड भाई कार्बोनाइल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके पास बेटा ये ग्रुप होता है CO ग्रुप। तो आपको शॉर्टकट बताता हूं कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन और जिंक अमलगम और HCl है तो बस ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, खत्म बात। मैकेनिज्म वगैरह हम आगे इसमें दिए हैं, आपको देखना हो देख लो, बट शॉर्टकट आपको बता रहा हूं क्योंकि क्रैश कोर्स है ये। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl या 4 नेसेंट हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ठीक है। तो क्या बोल गया H2O प्लस RCH3। बस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर दो, बस CO ग्रुप को आप CH2 ग्रुप में चेंज कर दो बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगला देखिए, कीटोन लिया, जिंक अमलगम और HCl, कुछ नहीं करना है, इस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर दो, बस हो गया, CH3 CH2 CH3 बन गया। शॉर्टकट पकड़िए, मैंने पूरे मैकेनिज्म भी बताया, आपको मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है इस समय। यहां पे वुल्फ किस्नर रिडक्शन बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है कि वहां क्लेमेंसन में एल्डिहाइड कीटोन को हम एल्केन में रिड्यूस करते थे बाय द हेल्प ऑफ जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। वुल्फ किस्नर में हम क्लेमेंसन में एसिडिक मीडिया यूज होता था, कंसंट्रेटेड HCl, यहां हम बेसिक मीडिया यूज करते हैं। हाइड्राजीन देखिए, हाइड्राजीन ले रहे हैं और KOH इन ग्लाइकॉल ले रहे हैं, तो बेसिक मीडिया यूज करते रिडक्शन करने के लिए, बस रिएजेंट पहचानिए। बिल्कुल सेम फंक्शन होगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन में। CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में चेंज कर देगा, ये देखिए RCH3 बन गया, CH2 और ये H मिलकर CH3। देखिए एल्डिहाइड लिया, CO को CH2 में, CH3 CH2 और H, CH3 CH3, बस हाइड्राजीन और KOH दिख गया तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का। ये देखिए कीटोन दिख गया, हाइड्राजीन KOH, CO को CH2 में चेंज कर दीजिए तो CH3 CH2 CH3 हो गया। अब देखिए ये आपका आ गया NH2 यहाँ पे CH2 में चेंज कर दीजिए, खत्म बात, बस रिएजेंट पहचानिए वुल्फ किस्नर का। अब आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और गिलमांस रिएजेंट, ठीक है। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है कि क्या होता है, RMgX होता है, RMgX, जहां पे R पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो सीधा सा है बेटा, कोई भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्टिव हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव फॉर एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, सन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अगर किसी भी कंपाउंड में डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो जो ग्रिग्नार्ड का ये जो नेगेटिव पार्ट होगा, इस हाइड्रोजन को बड़ी तेजी से अपनी तरफ बुला के एल्केन में कन्वर्ट कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल देखो, हमने लिया CH3 MgBr H2O, तो O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन मिलेगा, H प्लस OH माइनस, इस H प्लस को ये CH3 माइनस ले लिया CH4। जैसे कि आपको एक कन्वर्जन दिया CH3Br Mg ड्राईथर, आपको पता है कोई भी अल्काइल हाइड जब Mg ड्राईथर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बिल्कुल मास्टर बनना है तो मेरे अपलोड में जाइए, वहां मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बिल्कुल माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल, एडवांस लेवल तक मैंने डिस्कस किया है, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अब इसके सामने वाटर आ गया, वाटर से H प्लस ले लेगा या CH3 माइनस CH4 बन जाएगा। तो देखिए हमने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
C2H5OH, O से जुड़ा हुआ H दिख गया, एक्टिव हाइड्रोजन है, ये H प्लस इस C2H5 को मिलेगा, C2H6 बन जाएगा। ऐसे ही देखिए अमोनिया ले सकते हैं, तो यहां पे भी एक्टिव हाइड्रोजन है, C2H6 बन जाएगा। यहां पे भी देखिए आपने DOD लिया है, D प्लस OD माइनस, D प्लस OD माइनस, तो यहां पे क्या है, D प्लस चला जाएगा, ये बन जाएगा। विच विल गिव ग्रिकनाट रिएक्शन फास्टर, कौन देगा, तो देखो CH3MgI, CH3MgBr, CH3MgCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो बेटा देखो सब सेम ग्रिकनाट है। अब डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे, कौन आसानी से लीव करेगा, तो ज्यादा लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, I माइनस, तो सबसे ज्यादा A, B और C। अब आता है बेटा गिलमांस रिएजेंट क्या होता है, डाई एल्काइल क्यूप्रस लिथियम क्यूप्रेट R2CuLi इज कॉल्ड गिलमांस रिएजेंट। बेटा ये कैसे बनाते हैं कि जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लिथियम से कराते हैं तो पहले एल्काइल लिथियम बनता है, फिर एल्काइल लिथियम का रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड से कराते हैं तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट बन जाता है, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। इसके थ्रू बेटा हम कोरे हाउस सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। फटाक से आप देख लीजिए, कोरे हाउस सिंथेसिस ये एकमात्र रिएक्शन है बेटा जिससे हम ऑड नंबर कार्बन के एल्केन को भी बना सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन विच कैन गिव अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऑड नंबर कार्बन एल्केन। सपोज वी हैव टू प्रिपेयर CH3 CH2 CH3, मान लो तुमको इस 3 कार्बन का प्रोपेन बनाना है गिलमांस रिएजेंट की प्रेजेंस में कोरे हाउस से, तो आपको एक ट्रिक बताता हूं। कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करिए, किसी एक पार्ट से गिलमांस रिएजेंट बना लीजिए, किसी एक पार्ट से आप बना लीजिए एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो हमने देखिए क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसका हमने बना लिया गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस क्या होता है, R2CuLi, तो ये R पार्ट हो गया, R 2 बार CH3CH3CuLi, और इस पार्ट का आयोडाइड। बस अब कुछ नहीं करना है, CH3CH2 और ये एक CH3 ले लीजिए, आपका बन गया, प्लस क्या बच गया, CH3Cu प्लस Li। तो दिस इज द SN2 टाइप रिएक्शन होती है। सो एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो होती है टर्सरी एल्काइल हैलाइड कोरे हाउस सिंथेसिस नहीं देता, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी एक तरह की SN2 है। SN2 में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कोरे हाउस सिंथेसिस नहीं देता, ध्यान रखना। यहां 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा बट 3 डिग्री नहीं चलेगा। जैसे एक आध दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। व्हाट इज द स्टेप फॉर मेक पेंटेन, अब पेंटेन ऑड नंबर कार्बन एल्केन है, मुझे बनाना है तो मुझे कोरे हाउस ही यूज करना पड़ेगा ऑड नंबर बनाने के लिए। तो आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, आपकी मर्जी। आपने माने ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो अब की बार मैं इससे बनाया गिलमांस, तो देखिए हमने इससे गिलमांस रिएजेंट बना लिया, C2H5 C2H6 CuLi, और इसका बना लिया 1 डिग्री ही है, SN2 बहुत अच्छे से देगा आयोडाइड। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, Li बाहर हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 के साथ ये वाला C2H5 कनेक्ट हो जाएगा, खत्म। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमने दिखा दिया। अब मान लो ये वाला एल्केन बनाना है, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये भी है, हमने यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लिया, कोरे हाउस ही यूज करना पड़ेगा। किसी एक को गिलमांस, किसी एक को हैलाइड। मान लो इस बार हमने इसको गिलमांस बना लिया, जानबूझ के मैं बना रहा हूं, मुझे पता है कि चाहूं मैं इसको भी गिलमांस बना सकता हूं, बट मुझे पता है कि ये SN2 रिएक्शन है। SN2 में एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री। तो अगर मैं इसको गिलमांस बनाऊंगा तो ये 1 डिग्री एल्काइल बन जाएगा, जो रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसको गिलमांस बनाऊंगा तो ये 2 डिग्री एल्काइल बनाएगा, जिसकी SN2 में रिएक्टिविटी कम होगी। इसलिए जानबूझ के मैं 1 डिग्री वाले को बार बार एल्काइल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, हैवियर को गिलमांस। तो इसको गिलमांस रिएजेंट बना लिया, इसको एल्काइल रिएक्शन करा दिया, प्रोडक्ट बन गया। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो आपको पता है पहले क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। जब बेटा मीथेन क्लोरीनेशन करेगा, क्लोरीनेशन देखो नॉर्मल कंडीशन में तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो आप या तो सनलाइट दीजिए, हेल्पर कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्पर, या तो क्या करें, हीट दीजिए, या इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, या लाइट दीजिए, या परऑक्साइड दीजिए, या रेडिकल इनिशिएटर लीजिए। अगर आप ये कंडीशन मेंटेन करेंगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, एक एक करके सारे हाइड्रोजन क्लोरीन रिप्लेस कर देगा। CH4 प्लस Cl2 देखिए, CH3Cl प्लस HCl, अभी भी यहां हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन आया, CH2Cl, अभी भी यहां हाइड्रोजन है, फिर क्लोरीन आया, एक एक करके सारे क्लोरीन रिप्लेस हो गया। देखो जैसा क्लोरीनेशन वैसा ब्रोमिनेशन होगा, तो यहां टेंशन मत लेना। तो ध्यान रखना, मान लो आपसे बोले CH4 प्लस क्लोरीन दिया और क्लोरीन एक्सेस में दिया, जब क्लोरीन एक्सेस में होगा ना बेटा, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फाइनल वाला प्रोडक्ट बनाओगे, लास्ट में सारे हाइड्रोजन हट के CCl4। लेकिन अगर मीथेन एक्सेस में है, अगर मीथेन एक्सेस में है तो रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी, ध्यान रखना। तो डिपेंड, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लोरीन एक्सेस में है तो फाइनल एक एक करके सारे हाइड्रोजन हटा देना, और अगर मीथेन एक्सेस में है तो बस एक हाइड्रोजन हटा के प्रोडक्ट बना देना। ब्रोमिनेशन बिल्कुल सेम होगा। हाँ, एल्केन का हम फ्लोरिनेशन नहीं करते बेटा, क्योंकि फ्लोरिनेशन जो होता है बहुत ही, एक्चुअली फ्लोरिनेशन में बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आपको मैं इसका मैकेनिज्म भी दिखा दूं हैलोजिनेशन का। देखो आपको पता है, अगर मैकेनिज्म इसी स्टेप का मैं दिखाऊं मैकेनिज्म, तो पहला स्टेप होगा बेटा चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, उसमें क्या होगा बेटा,
जो क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और फ्री रेडिकल बनेगा, और ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, हीट देना पड़ेगा। बट आयोडीन के लिए यही रिएक्शन हो जाती है आपका क्या, ये एंडोथर्मिक किसके लिए होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आयोडीन सबके लिए, एंडोथर्मिक सबके लिए होगी। अब दूसरा आता है बेटा चैन प्रोपोगेशन, 3 स्टेप में होती है चैन प्रोपोगेशन। अब इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना ये खुद 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। ये जाके मीथेन के कांटेक्ट में आएगा और मीथेन को भी ये CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में तोड़ देगा, HCl बन जाएगा, साथ ही बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल। और ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना है पहले स्टेप में, ये फिर से क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कराएगा और बना देगा CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ये वाला स्टेप स्टार्ट करेगा, ये और ये बनेगा, फिर ये वाला स्टेप करेगा, फिर ये काम लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो चेन प्रोपोगेशन है ये एक्सोथर्मिक। और ध्यान दीजिएगा जो एल्केन के हैलोजिनेशन का जो रेट होता है ना, वो चेन प्रोग्रेशन के स्टेप पे डिपेंड करता है। जो हैलोजन चेन प्रोग्रेशन के स्टेप में जितना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करेगा वो उतना रिएक्टिव होता है। तो इसमें जीत होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन चेन प्रोग्रेशन के स्टेप में सबसे ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज करता है। इतनी हीट रिलीज करता है फ्लोरीन इस स्टेप में चेन प्रोग्रेशन में, ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे बम ब्लास्ट हो गए हों। इसीलिए हम फ्लोरीन का डायरेक्ट फ्लोरिनेशन, एल्केन का हम फ्लोरिनेशन कराते नहीं है। फ्लोरीन अगर मुझे एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो मैं स्वार्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करता हूं, जहां मैं एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से करा के हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कराता हूं और एल्काइल फ्लोराइड बनाता हूं। ध्यान रखेंगे आयोडीन के केस में यही रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हो जाती है। और टर्मिनेशन लास्ट कौन सी होगी बेटा स्टेप, टर्मिनेशन। जितने फ्री रेडिकल बने हैं उसको आप आपस में ऐड कर दो, आपको Cl फ्री रेडिकल के साथ ऐड होकर Cl2 बन गया, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल के साथ ऐड होकर CH3Cl बन गया, या इवन क्या CH3 फ्री रेडिकल के साथ ऐड होके CH3 और CH3 यानी इथेन भी थोड़े अमाउंट में बनते हैं। तो ध्यान रखेंगे रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात, chain initiation is not the RDS, chain propagation is the rate determining step of halogenation of alkane, which is exothermic. Which halogen releases more energy during chain propagation are more reactive. That's why rate of reactivity of halogenation of alkane, fluorination, chlorination, bromination और iodination, ये reactivity of halogen है towards हैलोजिनेशन। फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है, इतनी हीट रिलीज कर देता है कि ये छोटे मोटे बम फूट गए हैं। इसलिए हम एल्केन का फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। हम एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए हम स्वार्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम एल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड का मेटालिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं एल्काइल फ्लोराइड। आयोडीन भी बेटा बहुत कम रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है, चेन प्रोग्रेशन जो होता है इसके लिए एक्सोथर्मिक, इसके लिए एक्सोथर्मिक, इसके लिए एक्सोथर्मिक, बट आयोडीन के लिए चेन प्रोग्रेशन स्टेप एंडोथर्मिक होता है, इसीलिए बहुत कम रिएक्टिव होता है। और दूसरा बेटा जब एल्केन का हम आयोडिनेशन करते हैं ना तो रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल हो जाती है। वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल। यानी जब हम एल्केन का आयोडिनेशन करते हैं तो बनता है CH3I प्लस HI, और HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। ये तुरंत CH3I को रिड्यूस करके CH4 में डाल देता है। लेकिन अगर आपको रिएक्शन कराना है तो आपको क्या करना होगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट को यहां से हटाना होगा। इसलिए हम रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, KNO3, HIO3 ये सब ले लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ये इस HI को ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिससे ये बैकवर्ड रिएक्शन फिर नहीं आती। या इससे बेटर मेथड आपने पढ़ा होगा कि एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए हम हैलोजन एक्सचेंज फ्लिंकेस्टाइन रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, विच इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इन द हैलोजिनेशन। आपको ये दिया, अब क्लोरीन और सनलाइट दे दिया। अब आपको पता है बेटा, आप क्या करिए, यहां से भी एक हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनाइए, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, और सेकेंडरी कार्बन से भी हटा के फ्री रेडिकल बनाइए। आपको पता है इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बट बेटा ध्यान रखना, ये ऑर्डर आप फॉलो करना है ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां बताने चल रहा हूं। देखो मैं यहां लिखा हूं एल्केन, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडिनेशन। तो ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन केस में 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री वाले पे आप लगाएंगे आयोडीन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। जैसे मान लो अगर मैं यहां बोलता कि यहां पे ब्रोमीन है,
तो मैं बोलता मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो ब्रोमीन जब 2 डिग्री पे लगेगा तो मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री पे लगेगा तो माइनर प्रोडक्ट। अगर यहाँ आयोडीन होता तो यहाँ जब आयोडीन लगाता तो वो मेजर प्रोडक्ट, यहाँ आयोडीन लगाता तो माइनर प्रोडक्ट। फ्लोरीन के केस जैसे उल्टा होता है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी अगर मैं यहीं क्लोरीन ले लेता तो यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। बहुत ध्यान से देखिए, तो 1 डिग्री से आप फ्लोरीन लगाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बेटा वो बहुत ही रिएक्टिव होता है। उसको मतलब नहीं है कि कौन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। फ्लोरीन जो होता है लेस हिंडर्ड कार्बन पे फ्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, अटैक करता है। तो इसलिए फ्लोरीन हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दिखाता है। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो CH3 और CH3। अब आप अगर इधर देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं लेता हूं ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन। क्लोरीन में लोचा है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। आप पता, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यहां से हटाऊंगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यहां से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा 1 डिग्री, और अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो अगर आपसे बोले ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट, तो आप 3 डिग्री वाले पे ही लगाना ब्रोमीन, यानी CH3 CBr CH3 और CH3, यही ब्रोमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट है, यही आयोडीनेशन का, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अगर फ्लोरीन है तो गलती से अगर तुमने इस वाले 3 डिग्री हाइड्रोजन जो हटाया है वहां से अगर तुमने फ्लोरीन लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको 1 डिग्री ही बनाना है, जैसे CH3 CH CH3 CH2F, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है। बट क्लोरीन के साथ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हेलोजनेशन का। ब्रोमीन और आयोडीन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री पे जाके आप फ्री रेडिकल लगाएंगे सबसे स्टेबल। फ्लोरीन में उल्टा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्लोरीन बेटा सम टाइम सिलेक्टिव सम टाइम रिएक्टिव। क्लोरीन का केस बताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरीनेशन होता है और यहां से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए। क्लोरीन का केस सिलेक्टिविटी रेशियो, क्लोरीन के केस जब आएगी क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो आप ये फॉलो करेंगे। 3 डिग्री के लिए वैल्यू होती है क्लोरीन की सिलेक्टिविटी रेशियो की वैल्यू होती है 5, यानी 3 डिग्री हाइड्रोजन अगर है तो उसमें क्लोरीन के लिए क्लोरीन का सिलेक्टिविटी रेशियो 5, 2 डिग्री के लिए 3.8, 1 डिग्री के लिए 1, ये आप याद रखेंगे। जिसे आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां देखिए क्लोरीन और सनलाइट दिया। अब आप देखिए हमने एक बार 3 डिग्री वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया और एक बार 1 डिग्री वाले पे क्लोरीन लगाया। तो देखिए जो 3 डिग्री पे क्लोरीन लगा, 3 डिग्री वाले यहाँ पे होमोलिसिस किया, यहाँ फ्री रेडिकल बना, तो यहाँ पे ये देखो ये 36% बना। और 1 डिग्री वाले जो फ्री रेडिकल जो बने थे, जो यहाँ यहाँ या यहाँ से रेडिकल जनरेट करने बने थे, उसका प्रोडक्ट 64% बना। यानी यहाँ देखिए 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो कैसे निकालते हैं उसका आंसर सुनो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब आप पहले ये देखो, आप फ्रैक्शन ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालो। 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, केवल एक है तो 1, और 3 डिग्री का सिलेक्टिविटी रेशियो 5, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है, 1 इंटू 5 यानी 5। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9। तो क्या हो गया बेटा 1 डिग्री का 9 इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो 1, तो 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री है तो 9 इंटू 1, तो 9 आ गया। अब परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री कितना होगा, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री कैसे निकालेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं अपॉन टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इंटू 100। 3 डिग्री हाइड्रोजन है 5, टोटल है 14 इंटू 100, 36%। और परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालिए, 9 अपॉन 14 इंटू 100, 64। इसे देखिए 1 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं, यहां देखिए आपके पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन सकता है और 2 डिग्री फ्री रेडिकल यहां से बन सकता है। अब 2 डिग्री वाला मेजर होगा या 1 डिग्री वाला। अगर यहीं फ्लोरीन होता तो 1 डिग्री वाला मेजर, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन होता है तो 2 यहां पे लगा देते आयोडीन। बट क्लोरीन के केस में आपको बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि यहां पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है 2, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन का सिलेक्टिविटी रेशियो 3.8, तो 2 इंटू 3.8 7.6। 1 डिग्री 3 और 3 6 इंटू 1 6। अब परसेंटेज निकालिए पहले 2 डिग्री का, 7.6 अपॉन टोटल कितना हो गया 13 पॉइंट इंटू 100, 55.8। और 1 डिग्री हाइड्रोजन का परसेंटेज 6 अपॉन 30 45। तो देखिए 2 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव हो गया इस बार, तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। आइए फटाफट कुछ जवाब देख लेते हैं, बस ये खत्म हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। आप पता है कि एल्केन का बेटा मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे मान लीजिए CH4+O2 है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला, तो क्या करेंगे, जितने कार्बन हैं उतने CO2 बना दीजिए। एक कार्बन था तो एक CO2 और 4 हाइड्रोजन से कितने वाटर पॉसिबल हैं, 2 वाटर, 2H2O। बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, 2 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ 2O2। अगर बेटा हम इसी का इनकम्प्लीट कंबशन कराएं तो कार्बन बनेगा, और इसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं, जो
पेंटिंग में यूज होता है, प्रिंटर वगैरह में। अब आइए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ये आपको रटने वाला पार्ट है बेटा, इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर मीथेन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो मेथेनॉल बनता है। और अगर मीथेन का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन Ma2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। और अगर किसी लार्ज एल्केन का बेटा हम मैग्नीज एसीटेट के साथ, अगर हम एज अ कैटलिस्ट मैग्नीज एसीटेट है और हम इसका हाई टेम्परेचर पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये जो लास्ट वाला CH3 है ना, ये COH में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। और 3 डिग्री अगर एल्केन मेरे पास है, उसका हम KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा और 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये पार्ट बिल्कुल आपको याद करना है बेटा, ये वाला। अब आता है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, ये छोटी छोटी बातें हैं। वेपर फेज नाइट्रेशन, कोई भी एल्केन अगर मैं नाइट्रेशन HNO3 लेके आऊंगा, OH और H हट जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, रिएक्टिविटी भी वही होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एल्केन है, नाइट्रिक एसिड, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो CH3 CH2NO2 और एक बॉन्ड ये तोड़ दीजिए, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड भी फिशन होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी फिशन होगा। तो एक तो ये बन जाएगा 1 नाइट्रो इथेन और एक नाइट्रो मीथेन। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन का आ गया नाइट्रिक एसिड, तो पहले आप क्या करिए, यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ NO2 लगाइए, 1 नाइट्रोप्रोपेन, यहां से एक हाइड्रोजन हटाइए, 2 नाइट्रोप्रोपेन। अब यहां से हटाओगे, नाइट्रो लगाओगे, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बना दिया मैंने, क्या 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो। अब एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, अब इस 2 कार्बन का नाइट्रो एल्केन बना दीजिए, इस 1 कार्बन का नाइट्रो एल्केन बना दीजिए, इतने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे। सल्फोनेशन की बात करें बेटा, कोई भी एल्केन, देखो हम टर्सरी जानबूझ के ले रहे हैं, क्योंकि टर्सरी एल्केन में क्या होगा, सल्फोनेशन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि सब जगह फ्री रेडिकल ही बनना है। तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी रिएक्टिविटी होगी एल्केन की। तो 3 डिग्री एल्केन लिया यहाँ पे। अब आप देखिए सल्फोनेशन कब करेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करेंगे। तो H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, OH और SO3H, OH और H हट गया, यहां से आ गया एल्केन सल्फोनिक एसिड। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन, यहां देखिए, जब हम किसी भी लार्ज एल्केन का बेटा AlCl3 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो बेटा आइसोमराइज हो जाता है एल्केन, इसको आइसोमराइजिंग एजेंट बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं बेटा हम पेट्रोल वगैरह के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, पेट्रोल वगैरह के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा ना बेटा, उस पेट्रोल की वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बड़ी आसानी से वो कंबस्शन उसका हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ऑक्टेन वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी। अब खुद बताओ बेटा, नंबर ऑफ कार्बन दोनों जगह सेम है, ये 4 कार्बन का N ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन। तो आप एक बात बताइए, N ब्यूटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जब इसको मैं आइसोमराइज कर दिया तो आइसोब्यूटेन बन गया, तो यहां सरफेस एरिया कम हो गया, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। भाई मोलर मास तो दोनों के सेम है, 4 कार्बन, तो अब बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया N ब्यूटेन का ज्यादा, आइसोब्यूटेन का कम, तो सरफेस एरिया अगर आइसोब्यूटेन का कम हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्टेन वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब आइए एरोमेटाइजेशन, जैसे मान लीजिए मैंने 6 कार्बन का एलिफैटिक एल्केन ले लिया N-हेक्सेन, और इसका रिएक्शन अगर मैं Al2O3 और Cr2O3 से करा दिया, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजिंग एजेंट। एरोमेटाइजेशन हो गया हाई टेम्परेचर पे, और आपको 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग बेंजीन बन गई। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया CH3 CH2 6 और CH3, ये ले लिया 6 7 1 8 ऑक्टेन ले लिया, तो पहले तो ये 6 कार्बन का बेंजीन बन जाएगा, और ये CH3 और CH3 दोनों ऑर्थो पे लग जाए तो ऑर्थोजाइलिन, मेटा पे लग जाए तो मेटाजाइलिन, पैरा पे लग जाए पैराजाइलिन। अब लास्ट में थोड़ा सा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं और ये बिल्कुल चैप्टर खत्म कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, C1 to C4 गैस, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के एल्केन गैस होते हैं। नियोपेंटेन ऑल्सो गैस, बट N-पेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर लो बॉइलिंग लिक्विड्स। ये बातें याद रखना बस आपको। C6 से C17 तक के जो एल्केन होते हैं कलरलेस लिक्विड होते हैं, और C17 के ऊपर वैक्सी सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, N एल्केन्स में देखते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया होता है जब मोलर मास सेम हो जाए। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिया, देखो यहाँ मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल लिया, देखिए N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, अब यहाँ मोलर मास सेम तो सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा, ब्रांचिंग होने सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जैसे मान लो हमने प्रोपेन और 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन में देखा तो मोलर मास ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट एक बात पे और डिपेंड करता है, पैकिंग पे। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, अपना पैकिंग पे।
अगर ऑड नंबर कार्बन के एल्केन है मेरे पास तो उनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन के एल्केन, 7 कार्बन के एल्केन। तो यहां देखिए ये दोनों कार्बन काफी दूर है, ये नजदीक है, यहां तो पैकिंग हो जाएगी, बट ये दो कार्बन दूर होने के कारण ऑड नंबर के एल्केन में पैकिंग अच्छी नहीं होती। लेकिन इवन नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एल्केन, 6 कार्बन एल्केन, तो यहां देखिए कार्बन कार्बन नजदीक है, तो यहां बड़ी अच्छी पैकिंग हो गई। तो इवन नंबर कार्बन एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर कार्बन एल्केन से ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। बट इसको आप एडजेसेंट कार्बन में ही कंपेयर करना जब आपसे C4 और C5 वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए। अब आपसे C4 और C12 का पूछा जाए तब आप पैकिंग मत देखने लगना, C13 का, तब आप मोलर मास ही देखना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोकार्बन एल्केन। हमने एल्केन का आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।